The topic was the capacity utilization, the chapter number 25, A2 Business Studies. Capacity and the capacity utilization, हमारा last topic था that the capacity means the total output of a particular product of a particular business in a given time period. This is also called the capacity, total output, maximum production, production possibility, whatever you want to say. And working flat out and impact on average fixed cost of the capacity utilization. Today, we are going to start with the topic of excess capacity, which is actually excess from demand of goods and services produced by the production department. Excess को से हम start करते हैं. इसका आइडिया थोड़ा सा हम डेवलप करते हैं कि एक्सेस कैपेसिटी का जो आइडिया है वो क्या है. एक्सेस कैपेसिटी का जो आइडिया है वो बेसिकली क्या चीज़ है. बेसिकली आपकी डिमांड है जो कि बिजनेस जो है वो डिमांड फुलफिल करता है, और डिमांड आपके पास कम है और आपके पास कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है. दैट इज़ व्हाट वी कॉल एन एक्सेस कैपेसिटी. एक्सेस कैपेसिटी की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से की जाती है कि when the current level of demand of a business, of a production department are less than the full capacity output of a particular business, also known as the extra capacity or the spare capacity. इसको एग्जांपल से समझना चाहिए कि अगर एक बिजनेस जो है वो प्रोड्यूस करता है, जस्ट सपोज उसकी जो कैपेसिटी है वो 2000 प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और अगर वो 1500 जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, तो जो उसकी एक्सेस है वो 500 है. मतलब ये कि 1500 कैपेसिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है और 500 वो और प्रोड्यूस कर रहा है. कर सकता है, क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा? क्योंकि डिमांड नहीं है. इसको स्पेयर कैपेसिटी बोला जाता है. अब अगर 25% स्पेयर है या 50% स्पेयर है, तो उसमें ये देखना होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसको कैसे मैनेज करे. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि एक्सेस कैपेसिटी को कैसे डील किया जाए. स्पेयर या एक्सेस कैपेसिटी, इसमें इस टॉपिक को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया गया, शॉर्ट रन रीजंस और लॉन्ग रन रीजंस. तो पहले अगर देखा जाए तो शॉर्ट रन को डिस्कस किया जाता है और फिर लॉन्ग रन को डिस्कस किया जाता है. शॉर्ट रन रीजंस बेसिकली इसकी कॉज, सबसे पहले अगर शॉर्ट रन में अगर आपकी कैपेसिटी कम यूज़ हो रही है और स्पेयर ज़्यादा है, अगर शॉर्ट रन में आपकी स्पेयर कैपेसिटी ज़्यादा है शॉर्ट रन में, लेकिन इस पे ये देखा जाता है कि अगर शॉर्ट रन में प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट वो जल्दी रिकवर हो जाएगी. ये रिकवरेबल प्रॉब्लम होती है. तो शॉर्ट रन प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाता है, उसमें पहले उसकी कॉज आपने देखी कि उसकी कॉज क्या थी. उसकी कॉज ये थी कि वो सीजनल इशू की वजह से थी. एग्जांपल बड़ी अच्छी दी गई है इसमें कि वो आइसक्रीम फैक्ट्री जो है वो ऑब्वियसली विंटर सीजन में उसकी थोड़ी डिमांड कम हो जाती है और समर सीजन में उसकी डिमांड जो है वो ज़रा ज़्यादा हो जाती है. तो अगर विंटर सीजन में उसकी कैपेसिटी जा रही है डाउनफॉल में, तो ये जो एग्जांपल है ये आप कह सकते हैं कि ये शॉर्ट रन आपके पास कॉज जो है वो आपको नज़र आ सकता है. तो इसके लिए फिर सोल्यूशन भी बताए गए हैं. इसके शॉर्ट रन को मैनेज करने के आपके पास दो सोल्यूशंस हैं जिनको डील किया जाता है नॉर्मली. उन दो सोल्यूशंस में पहला जो सोल्यूशन है वो नॉन ड्यूरेबल के लिए यानी पेरिशेबल आइटम्स के लिए, और जो दूसरा सोल्यूशन है वो ड्यूरेबल आइटम्स के लिए जो है वो डिस्कस किया जाता है. जैसे कि बताया गया कि फ्लेक्सिबिलिटी आप अडॉप्ट करें, डिफरेंट वेदर्स के अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रोडक्ट को चेंज करें. अडॉप्ट अ मोर फ्लेक्सिबल सिस्टम अलाउइंग अदर गुड्स टू बी मेड एट दैट माइट बी सोल्ड एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर. फॉर एग्जांपल आप आइसक्रीम ऑफर करते हैं और एक ही प्रोडक्शन मल्टी टैलेंटेड मशीन या प्रोडक्शन आपके पास है,
इस मल्टी टैलेंटेड मशीन या प्रोडक्शन सिस्टम से आप डिफरेंट वेदर के अकॉर्डिंगली डिफरेंट प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन जो है ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें बताया गया कि हाई आउटपुट को मेंटेन किया जाता है, स्टॉक्स को बिल्ड किया जाता है, और जब स्टॉक जो है ऑफ सीजन में प्रोड्यूस कर लिए जाते हैं और ऑन सीजन में उनको सेल आउट किया जाता है। ये एक लिहाज से बड़ा एक्सेप्टेबल भी है कि ऑन सीजन में प्रोडक्शन से ज़्यादा डिमांड होती है, तो उस डिमांड को आप इजीली स्टॉक जो वेयर हाउस में पड़ा आप उसको पूरा कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये बताया गया कि ये एक रिस्क की स्ट्रेटेजी भी है, क्योंकि ऑब्वियसली जो अगर आप कुछ अरसे के लिए फोरकास्ट करते हैं तो वो जो फोरकास्ट डिमांड है माइट भी वो आपको अचीव ना हो सके, उसकी वो जो फोरकास्ट है सेल्स की शायद वो ना आ सके। तो इसका एक टेबल है जिसमें दो ऑप्शन बताई गई हैं, शॉर्ट रन की के दो टेबल्स बताए गए हैं और फिर लॉन्ग रन के दो टेबल्स बताए गए हैं, जो कि आज का हमारा मेजर जो है वो टॉपिक होगा। जिसमें सबसे पहली ऑप्शन बताई गई है कि शॉर्ट रन में आप ऐसा करें कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते रहें, फैंस को प्रोड्यूस करते रहें, हीटर्स को प्रोड्यूस करते रहें, और इस होप पे आप प्रोड्यूस करते रहें कि एक वक्त आएगा, एक सीज़न आएगा जब आप इनको सेल आउट कर लेंगे। कंटिन्यूइंग प्रोड्यूसिंग द ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, और उनको उसने कहा ऐड टू स्टॉक वेयर हाउस आप उसको कर सकते हैं। इसके बड़े ज़बरदस्त बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो बिजनेसेस हैं जो कि ऑफ सीजन में एक्सेस में चले जाते हैं तो उनके वर्कर्स को भी जॉब से डिसमिस किया जा सकता है। तो इसमें जॉब्स की जो इम्प्रूव द जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, क्योंकि देयर इज़ नो नीड टू डिसमिस टर्मिनेट द एम्प्लॉय। रिडंडेंसी के लिए आपको नहीं एफर्ट करना पड़ेगी, क्योंकि जॉब इज़ अवेलेबल इवन इन द ऑफ सीजन। जस्ट बिकॉज कि आप स्टॉकिंग कर रहे हैं और वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्शन शेड्यूल को चेंज ना करें। आपका प्रोडक्शन शेड्यूल जो है वो उसी तरीके से चलता रहे जैसे ऑन सीजन में भी चल रहा है और ऑफ सीजन में भी चलता रहे। ऑफ सीजन में चलाएंगे बस सिर्फ आपको ये करना होगा कि आप उनको वेयर हाउस में प्रॉपरली स्टोर कर लेंगे। स्टॉक्स में बी सोल्ड एट टाइम्स ऑफ राइजिंग डिमांड। बिल्कुल जब जैसे ही ऑफ सीजन में प्रोड्यूस किया, जैसे ही ऑन सीजन आया, आपने उस प्रोडक्ट को, स्टॉक को क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया। तो ये बड़े अच्छे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन मैनेजमेंट के हवाले से बड़े ज़बरदस्त इसमें बेनिफिट बताए गए हैं ड्यूरेबल को, और आपका सारा बिजनेस इससे मैनेज होता रहता। लेकिन ये सारी बातें जो हैं वो डिपेंड करता है डिसएडवांटेजेस में बताया गया। एक तो ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए ये ऑप्शन नहीं है। ब्रेड और बटर को स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश सेल होनी है और प्रोडक्ट जो है वो ख़राब डिटोरिएट होने का चांस होता है। ये ड्यूरेबल आइटम्स के लिए जो है वो सजेस्ट किया जाता है, ड्यूरेबल एटलीस्ट जिनकी लाइफ जो है वो 1 साल तक आप उसको कंटिन्यू कर सके। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट जो है वो आपको बियर करना पड़ेगी, जिसमें वेयर हाउस कॉस्ट मैं आपको बता सकता हूँ। और वेयर हाउस कॉस्ट क्या होती है और कितनी होती है? वेयर हाउस कॉस्ट काफ़ी हो सकती है, जिसमें उसको उसकी लाइटिंग हीटिंग कॉस्ट है, सिक्योरिटी कॉस्ट है, इंश्योरेंस की जो वेयर हाउसिंग की कॉस्ट है वो आपको पे करना होती है। एक रिस्क भी साथ ही अटैच कर दिया गया और उसमें बताया गया कि अगर आपने जो फोरकास्ट की डिमांड फोरकास्ट और वो डिमांड फोरकास्ट जो है वो अचीव ना हुई, मे नॉट इंक्रीज एज एक्सपेक्टेड। एग्जाम्पल इस तरीके से ली जा सकती है कि आपने विंटर सीज़न को प्लान किया और विंटर सीज़न में उस लिहाज से एक्सट्रीम वेदर ना हो सका, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स आपने बताई और जो फोरकास्ट आपने बताई, जो एवरेजेस आपने सेल्स की आइडिया किया, फोरकास्ट किया मार्केटिंग के सेल्स डिपार्टमेंट में, वो शायद आप उसको अचीव ना कर सकें। डिमांड में नॉट इंक्रीज एज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द इनएक्यूरेट फोरकास्ट कैलकुलेटेड बाय द सेल्स डिपार्टमेंट। ये एक ड्रॉबैक आप फेस कर सकते हैं। और ये भी फिर इस ड्रॉबैक का थोड़ा सोल्यूशन भी बताया गया, और सोल्यूशन का भी इवन एक ड्रॉबैक है। उसने बताया कि ये डिस्काउंटेड प्रोडक्ट को फिर आप शायद आपको सेल करना पड़े, और ऑब्वियसली अगर आप डिस्काउंटेड प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन और जो सेल्स रेवेन्यू की भी जो आपका एक आइडिया था उसको आप क्या कर सकते हैं, वो भी आपका जो है वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ आपको लेके जा रहा है, और ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। बताया जा रहा है कि आप क्यों ऐसा
आप ऐसा प्लीज अरेंज करें अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ऐसा मैनेज करें. यू शुड हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी इन योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. The production department would be able to produce flexible, multi-talented products, multiple products according to season, according to weather, according to different demand patterns. Consumer की मर्जी के मुताबिक आप उसको चेंज कर सकें. फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव करने के दो बुलेट पॉइंट्स में बताया गया कि एक तो नॉन कोर वर्कर्स सजेस्ट किए गए हैं. परमानेंट वर्कर्स भी ठीक है, लेकिन पार्ट टाइम और टेम्प्रेरी लेबर को इसमें ज़्यादा सजेस्ट किया गया, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है. एक सीज़न में कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स आपको रिक्वायर्ड है, दूसरे सीज़न में प्रोडक्ट्स कुछ और हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड हैं. तो इस वजह से ये बताया गया कि पार्ट टाइम और टेम्प्रेरी और कोर वर्कर्स को यहाँ पे कम सजेस्ट किया गया. अगर आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहें, कोर वर्कर्स आर द परमानेंट वर्कर्स, जो कि जिनके कैरियर प्लान पे आप वर्कआउट करते हैं और वो टर्न ओवर नहीं करते. नॉन कोर, पार्ट टाइम, टेम्परेरी, सेल्फ एम्प्लॉयड, आउटसोर्स वर्कर्स जो हैं, ये चैप्टर नंबर 13 फर्दर ह्यूमन रिसोर्स में ये दोनों को डिफ्रेंशिएट क्लियरली किया गया था. फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट थोड़ा एक्सपेंसिव होगा. मल्टी टैलेंटेड इक्विपमेंट, 2 in 1, 3 in 1, 3 जॉब्स जो है या 4 जॉब्स जो है वो एक इक्विपमेंट कर सकता है. मार्केट में एक प्रिंटर है, वो स्कैनर भी है, प्रिंटर भी है और वो फोटोकॉपियर भी है. यानी मल्टी टैलेंट की मैंने एक एग्जांपल दी है. एक ऐसा इक्विपमेंट भी होता है जो एक से ज़्यादा काम कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली ये इक्विपमेंट आम इक्विपमेंट से थोड़ा एक्सपेंसिव होता है. तो इसका बेनिफिट बताया गया कि प्रोडक्शन को आप स्लैक टाइम में चेंज कर दे, रिड्यूस कर दे, दूसरी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दे. अदर प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस जो कि अकॉर्डिंग होंगी दूसरी डिमांड पैटर्न्स की. सीजन के मुताबिक आप बिल्कुल बिहेव कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को आप अडॉप्ट कर रहे हैं. फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी बन सकती है. स्टॉकिंग का कॉन्सेप्ट क्योंकि इसमें नहीं है, डिफरेंट डिमांड पैटर्न्स को जो आप फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें स्टॉकिंग की तो ज़रूरत नहीं, इसमें वेयर हाउस की ज़रूरत नहीं है. इसमें वेयर हाउस कॉस्ट जो है वो आपको पे नहीं करना पड़ेगी. और इसके अलावा इसमें वो ड्रॉबैक्स पुट किए गए हैं जो कि पार्ट टाइम और टेम्परेरी नॉन कोर के जो ड्रॉबैक्स थे कि उनकी जो वेजेस हैं वो थोड़ी शायद कम हो, उनके जो फ्रिंज बेनिफिट्स और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं आप उनको प्रॉपरली शायद उस तरीके से प्रोवाइड ना करें. इसलिए ये लॉन्ग रन में डीमोटिवेशन का बायस बनता है. और जो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट है, प्रोडक्टिविटी है, वो अफेक्ट होती है. स्टाफ का जो मोरल है इस सिस्टम से, इस फ्लेक्सिबिलिटी से अफेक्ट भी हो सकता है जब तक कि आप उनको मल्टी टैलेंटेड डील नहीं करेंगे. और अगर आप उनको चेंज ओवर करते रहेंगे, जॉब करता है, तो वो भी तो लॉन्ग रन रिलेशन में चल सकता है. ये नहीं कि वो आया और अगले साल वो नहीं आएगा और अगले साल उसका चेहरा या नया एम्प्लॉय आ जाएगा. तो उसमें भी पॉसिबिलिटी बन सकती है. फुली फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट दीज फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट्स आर कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव रादर देन वो जो सिंगल टैलेंटेड मशीन्स हैं, उनसे ये फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट जो हैं वो थोड़े से टैलेंटेड माने जाते हैं. और ऑब्वियसली मल्टी टैलेंटेड अगर मशीन्स हैं और एम्प्लॉयज़, या तो आपको मल्टी टैलेंटेड हायर करना होंगे या फिर आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा. और ट्रेनिंग की जो कॉस्ट है ऑब्वियसली वो बिजनेस ही पे करेगा. तो ये जो 2 पॉइंट हैं आपने अभी रिसेंटली पढ़े हैं. शॉर्ट रन के जो 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को स्टॉक करने का है, शेड्यूल, प्रोडक्शन शेड्यूल आपने चेंज नहीं करना और वेयर हाउसिंग करनी है, और वेयर हाउस की कॉस्ट उसका ड्रॉबैक थी. जबकि दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसमें आप डिफरेंट डिमांड पैटर्न्स को पूरा करेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करेगी, लेकिन लेबर की मोटिवेशन नज़र आई है और इक्विपमेंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें आपको कॉस्ट नज़र आई है. अब हम चलते हैं एक्सेस कैपेसिटी, व्हाट आर द ऑप्शंस, लॉन्ग रन एक्सेस कैपेसिटी की तरफ. पहले देखते हैं कि लॉन्ग रन एक्सेस कैपेसिटी आपके पास है क्या. जी, उसकी रीजंस बताई गई हैं कि लॉन्ग रन एक्सेस कैपेसिटी की रीजंस जो हैं बेसिकली क्या हो सकती हैं. पहले तो ये बात है कि जो लॉन्ग रन एक्सेस कैपेसिटी है क्या चीज़. कोई भी ऐसी कैपेसिटी जो 1 साल तक आपके पास एक्सेस ही रहे और वो ऑर्डर आपके पास ना आए, तो वो क्या होगी आपके पास, वो आपके पास लॉन्ग रन आ जाएगी. इसकी रीजंस जो सबसे पहले बताई जाती हैं, इसका कॉज देखा जाए. भाई इसका कॉज क्या है, तो इसका जो कॉज है वो है इकोनॉमिक रिसेशन.
इकोनॉमी जो है वो क्योंकि रिसेशन में जा रही है जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल जो है वो स्लो है, तो हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी है वो लॉन्ग रन में आपको शॉर्टफॉल में नज़र आए। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, नई टेक्नोलॉजी का आ जाने से आपकी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो सेल आउट नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपकी जो कैपेसिटी है वो एक्सेस मानी जाती है। उसके बाद लैक ऑफ मार्केटिंग प्रैक्टिसेस भी एक्सेस कैपेसिटी। आप प्रोडक्ट तो बनाते हैं लेकिन उसकी इफेक्टिव तरीके से जो मार्केटिंग है वो नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी कैपेसिटी, आप बनाना तो चाहते हैं, ऑर्डर तो गेट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास शायद उतने सेटिस्फैक्ट्री ऑर्डर ना हो। तो ये आपकी एक्सेस कैपेसिटी, वो कैपेसिटी जो रिवाइव नहीं हो रही, एक साल तक जो है वो कैपेसिटी रिवाइव नहीं हो रही। अब ये देखते हैं कि इसको डील कैसे करना है। अगर ये एक्सेस कैपेसिटी एक साल तक आपके पास वापस नहीं आई और ये एक इंडिकेशन है कि आपके अपने बिजनेस को या अपनी मार्केटिंग प्रोडक्शन पॉलिसीज़ को रिवाइज शायद करना पड़ जाए, तो इसकी भी दो टेबल्स हम पढ़ेंगे इसकी, हाउ टू डील विद द एक्सेस कैपेसिटी बट इन द लॉन्ग रन। रीजंस भी बिल्कुल क्लियरली ऊपर रखी हैं कि जो रिसेशंस और टेक्नोलॉजिकल चेंज है इसकी रीजंस आपके पास क्लियरली आपको नज़र आ रही हैं। तो इसमें जो सबसे पहली ऑप्शन बताई जाती है वो है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन ये कॉन्सेप्ट काफ़ी जगहों पे आपके इस सिलेबस पे यूज़ हुआ है। सबसे पहले हमने इसको हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन में चैप्टर नंबर 6 में स्टडी किया था। रैशनलाइजेशन इज वेयर टू और मोर बिजनेसेस मर्जेस एंड रैशनलाइज देयर रिसोर्सेज। रैशनलाइज करने का मतलब होता है रीडिफाइन करना अपने रिसोर्सेज को। इन रीडेफिनेशन में जो रिसोर्सेज रीडिफाइन होते हैं वो आपके एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, वो आपकी मशीन्स भी हो सकती हैं। तो ये जो रीडेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज है ये आपको करना पड़ेगा और आपको अपनी कैपेसिटी को कट भी करना पड़ सकता है। अगर आप 75% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं और 25% एक्सेस है और आप देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से वो कैपेसिटी जो है वो एक्सेस में ही जा रही है, तो ये डिसीजन, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस का वक्त आ जाता है कि हो सकता है कि आपको अपनी कैपेसिटी को रिड्यूस करना पड़े, अपने ऑपरेशंस को कट करना पड़े। और फिर क्या किया जाएगा, फिर क्लियरली ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि जो फैक्ट्रीज और ऑफिसेज हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, समटाइम्स कुछ फैक्ट्रीज को चूज़ किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, कुछ ऑफिसेज को स्पेशली इसमें उनको चूज़ किया जाता है जो अपनी ब्रेक इवन और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को लूज़ कर रहे हैं। उन ब्रांचेस को फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट ढूंढता है। अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग इसको क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। रैशनलाइज रिसोर्सेज करना और अपनी कैपेसिटी को रिड्यूस कर देना, ये एक ऑप्शन के तौर पे पढ़ा जाता है। और इसमें जो बिजनेस को यही है कि ऑब्वियसली ओवरहेड्स जो हैं वो क्योंकि कवर अप नहीं हो रहे, तो ओवरहेड्स को रिड्यूस करने के लिए जो कैपेसिटी है वो क्या कर दी जाती है, रिड्यूस कर दी जाती है। हाउ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज इंक्रीजेस। हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या, क्या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम तो पढ़ रहे हैं एक्सेस है, यहाँ पे लिखा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज कर दी जाती है। परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं ना, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है। तो आप ये देखते हैं कि अगर आपकी 100% में से 25% एक्सेस है और 75% आप यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज 75%, एक्सेस 25%, तो अगर आप उस 25% को कट कर देते हैं तो आपकी 75% इज कन्वर्टेड इनटू 100%। मीन्स 100% कैपेसिटी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, आप करंटली जो है वो यूज़ कर रहे हैं, इससे आपका जो है आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज है, आपके जो ओवरहेड्स हैं वो आपको क्या करेंगे, वो आपको डिक्रीज नज़र आएंगे। और जो लॉन्ग रन में आपको नज़र आ रहा था प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आपको रिजॉल्व होती नज़र आ रही है। उसके बाद रैशनलाइजेशन में हमेशा जहाँ जहाँ रैशनलाइजेशन का वर्ड यूज़ होगा, इस सिलेबस पे हॉरिजॉन्टल में यूज़ हुआ, लीन प्रोडक्शन में यूज़ होगा, रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बेंचमार्किंग में यूज़ होगा, जहाँ जहाँ रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा हमेशा एक ड्रॉबैक होगा, रैशनलाइजेशन लीड्स टू बैड रेपुटेशन, बैड पब्लिसिटी। ये कैसे पॉसिबल है कि रैशनलाइजेशन तो आपके रिसोर्सेज की रीडेफिनेशन है, ये बैड पब्लिसिटी को कैसे रेज करती है। बैड पब्लिसिटी रिगार्डिंग एम्प्लॉयज रिडेंडेंसी,
ऑब्वियसली जब एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको डिसमिस किया जाएगा और उनका जो डिसमिसल है, अगर ज़्यादा तादाद में बल्क में अगर रैशनलाइज किए जाते हैं एम्प्लॉयज़, तो ये एक ड्रॉबैक के तौर पे आ सकता है। और वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कलेक्टिव एक्शन भी ले सकते हैं, लेबर कोर्ट में बिजनेस को चैलेंज भी कर सकते हैं, इस रैशनलाइजेशन को, इस रिडंडेंसी को चैलेंज भी किया जा सकता है। इसके अलावा चैलेंज के अलावा मीडिया कवरेज भी ली जा सकती है, जिससे बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो डाउन चली जाती है। बिजनेस ऑलरेडी फेसेस डिफरेंट लॉसेस, तो वो जो रेपुटेशन का लॉस है वो भी साथ स्टार्ट हो जाता है। ये ड्रॉबैक बिल्कुल वाकई क्लियर है, इसकी वैल्यूएशन में भी लिखा जा सकता है। ये वाकई एक्सेप्टेबल ड्रॉबैक है कि रेस्टलाइजेशन जो है वो काफ़ी हद तक बैड पब्लिसिटी को लीड करता है। एक तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ whenever the rationalization concept has been applied. The first, तो कुछ एम्प्लॉयज़ को चूज़ किया गया और उनको रिडेंडेंट कर दिया गया और अलॉन्ग विद द रिडेंडेंसी पेमेंट। और कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको जॉब सिक्योरिटी, जॉब पे तो रखा लेकिन उनकी जॉब सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक हो गया। उनको भी ये लगता है कि आज रैशनलाइजेशन से हाफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो टर्मिनेट किए गए हैं, तो बाकी स्टाफ जो है वो थोड़ी जॉब सिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी में बैठा होता है। कुछ एम्प्लॉयज़ अगर निकाल दें, आपके फेलो वर्कर्स को अगर फायर कर दिया जाए, और फिर जो है वो दूसरे एम्प्लॉयज़ की जॉब सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी जो है वो थोड़ा वीक हो जाता है। रैशनलाइजेशन बैड इम्पैक्ट क्रिएट करती है और वर्कर्स को डीमोटिवेट करती है। ऑल्दो कि बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, ऑब्वियसली बिजनेस की पॉलिसी हमेशा कॉस्ट कटिंग पॉलिसी होती है, हमेशा ऑलवेज बिजनेस ने अपनी कॉस्ट को कट करना है, ब्रेक इवन लेवल को अचीव करना है, प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट्स को पूरा करना है, ऑनर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट्स हैं उनको पूरा किया जाता है। कैपेसिटी को हमने कट कर दिया, मे बी नीडेड, और अगर कैपेसिटी वापस आ गई तो, और अगर उसकी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ गई तो हमने तो उसको कट कर दिया था। एक चीज़ जो सेल आउट कर दी, बाद में उसकी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ गई तो फिर अब हम क्या करें, तो कैपेसिटी को रिड्यूस कर दिया गया इसकी के लिए। तो फिर अगर आप कहेंगे कि इसका सोल्यूशन भी तो हो, तो वी नीड टू रीडिज़ाइन अ न्यू बिजनेस प्लान। उस 25% के लिए अब हमें एक नया बिजनेस प्लान, नए रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, बैंक लोन वगैरह सारी चीज़ें दोबारा से तैयार करना पड़ेंगी। एक चीज़ को हम कट कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं और उसको रीडिफाइन करने जा रहे हैं, तो फिर वही दोबारा से सारे रिसोर्सेज आपको मेंटेन करना होंगे। और लास्ट ऑप्शन आज की है, कंपैरेटिवली फर्स्ट ऑप्शन से आपको ये बेहतर नज़र आएगी, और उसमें यह था कि आप रेस्टलाइज करें और रिसोर्सेज को कट आउट करें। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि रेदर इसके कि आप हिम्मत हार जाए, रैशनलाइज करें। R&D क्यों नहीं करते? R&D, अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में नई आ चुकी है और इस वजह से आपकी कैपेसिटी थोड़ी सी वापस जा रही है, तो आप नई चीज़ों को, नए फैशन को, नए ट्रेंड्स को अपनाएं। कंज्यूमर्स किससे मार्केट रिसर्च करें और कैलकुलेट करें व्हाट दे वांट टू बाय, व्हाट आर देयर नीड्स एंड वांट्स, मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, उनके मुताबिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें। सो R&D कंपैरेटिवली मेरी नज़र में पहली ऑप्शन से बेहतर होगी। विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग ओल्डर प्रोडक्ट्स and make business more competitive. It gives the business competitive advantage. R&D जो है वो ना सिर्फ आपको फोरफ्रंट में लाएगा और आपको competitive advantage देगा, बल्कि यहाँ तक बता दिया गया है कि who invent the new technology first, वो मार्केट में मार्केट लीडर होगा। हर चीज़ का दुनिया में एक इजाद करने वाला एक इनिशियल इनोवेटर होता है, और आप अगर एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है और कंज्यूमर उसकी डिमांड कर रहा है या मार्केट उसकी डिमांड कर रहा है, तो आप उसके इनिशियल इनोवेटर जो हैं वो बन सकते हैं, और उसके इनिशियल इनोवेटर जो हैं वो बन सकते हैं। और इनिशियल इनोवेटर की जो रिस्पेक्ट होती है वो किसी भी बिजनेस की नहीं हो सकती, और जो उसका इमेज या उसका जो नाम है वो किसी भी बिजनेस का नहीं होता। और इसके कुछ लिमिटेशंस इसके साथ अटैच की गई हैं, जैसे कि आपने बताया कि एक्सपेंसिव में प्रूव टू बी एक्सपेंसिव, थोड़ा सा कुछ एक्सपेंसिव है। R&D प्लान्स एक्सपेंसिव हैं, एक लिहाज से ये एक्सपेंसिव भी हैं क्योंकि फेलियर ऑफ R&D बेसिकली एक्सपेंसिव है, कि आपने R&D की और वो फेल हो गई, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो ज़ाया हो सकती है। तो मिलियंस ऑफ डॉलर बताया जाता है कि R&D में जो है वो पे कर दिया जाता है। लेकिन समटाइम्स आप देख लें कि वैक्सीनेशंस को
बनाने में कितनी R&D जो है वो की होगी, लेकिन समटाइम्स अभी तक किसी को कामयाबी नहीं मिली। तो क्या वो R&D वेस्ट हो जाती है? जी बिल्कुल, वो सारी की सारी R&D जो है वो कॉस्ट वेस्ट हो जाए। इसीलिए दुनिया में जो टॉप ऑफ द बिजनेस हैं, जिनके पास मार्केटिंग और R&D बजट है, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और एक नए बिजनेस के लिए एक लिमिटेड सा बजट जो है वो एलोकेट करना पॉसिबल होता है। इसीलिए रैशनलाइजेशन के बाद R&D को डेवलप किया कि आप इस रिस्क को अडॉप्ट करें। इसमें रिस्क भी है, इसमें फेलियर भी आ सकता है, लेकिन अगर सक्सेस मिल गई तो काफ़ी अच्छी मिलेगी, इवन कि आप इनिशियल इनोवेटर के तौर पे भी बिहेव कर सकते हैं। और एक नया बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा, बिकॉज योर ओल्डर प्रोडक्ट इज आउटडेटेड नाउ, ऑब्सोलीट हो चुकी है मार्केट में। यू हैव टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू मार्केट टेस्ट एंड फैशन, अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड। तो आपको एक नई प्रोडक्ट बनाना पड़ेगी। इसके लिए आपको एक नया मार्केटिंग प्लान बनाना पड़ेगा, नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करना पड़ेगी, नई प्रोडक्ट, नई प्राइस, न्यू प्रमोशन स्ट्रेटेजी और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को माइट भी आपको अपडेट करना पड़े। तो आज का जो बेसिक टॉपिक था वो एक्सेस कैपेसिटी था। क्या है एक्सेस कैपेसिटी? उसकी उसकी दो कॉजेज हैं, शॉर्ट रन रीज़न और लॉन्ग रन और कॉज। शॉर्ट रन की क्या कॉज है, लॉन्ग रन की क्या कॉज है, शॉर्ट रन को हमने कैसे डील करना और लॉन्ग रन को हमने कैसे डील करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।